हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज जीरो से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं अर्थशास्त्र का VBI गेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए हुए थे उन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय के बात हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। आपको अर्थशास्त्र का जो गेस्ट क्वेश्चन दिए थे उन सभी प्रश्नों का आज उत्तर बताने वाले हैं। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, ये लघुत्तरी प्रश्न है, 2 से 3 अंक तक स्तरीय प्रश्न है, संभावित प्रश्न है एग्जामिनेशन बोर्ड 2022 के लिए। तो आप इन सभी प्रश्नों को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था उस तंत्र या ढांचा को कहते हैं जिसके तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था उस तंत्र या ढांचा को कहते हैं जिसके तहत क्या आता है, विभिन्न प्रकार की अलग अलग आर्थिक क्रियाएं की जाती है। किसान जैसे किसान कृषि कार्य करता है, उद्योगपति उद्योग का संचालन करते हैं, श्रमिक श्रम करते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, वकील बहस करते हैं, व्यापारी व्यापार करते हैं, परिवहन के माध्यम आदमी और सामान एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाते हैं आदि, ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं। ये क्या है? एक आर्थिक क्रियाएं हैं। इन सभी के मिले जुले रूप को अर्थव्यवस्था कैसे कहते हैं? अगर इन सभी को मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाता है? एक अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था के 2 लाभ है। अर्थव्यवस्था के कितने लाभ है? 2 लाभ है। एक की लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होती है तथा दूसरा की लोगों की रोजगार प्राप्त होता है। एक की लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होती है तथा दूसरा रोजगार प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हाँ दोस्तों, आप अपने कॉपी में जरूर इन सभी प्रश्नों का आंसर उतार लीजिएगा और इन्हें अच्छी तरह से याद नहीं है तो याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा एक भी क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जी हाँ, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। जैसा कि हम जानते हैं कि मिश्रित का अर्थ होता है मिला जुला। मिश्रित का अर्थ क्या होता है? मिला जुला। इसी प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था भी मिली जुली अर्थव्यवस्था है। ऐसी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन मिला रहता है? एक पूंजीवादी और एक समाजवादी, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए उत्पादन के कुछ साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास रहता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। भारत में क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है, यानी कि मिली जुली सरकार है। इस अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता माना जाता है। निजी व्यक्ति अपने हित के लिए उद्योग चलाते हैं, लेकिन सरकार जनता के हित में उद्योग चलाती है। देखिए अपना जो निजी व्यक्ति यानी कि अपना कुछ कारखाना करते हैं तो वो अपने लिए करते हैं, लेकिन सरकार किसके लिए करते हैं? पूरे जनता के लिए करता है, पूरे भारत देशवासियों के लिए करता है। इसीलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। आई से आप क्या समझते हैं? आई से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग अपने नोटबुक में जरूर उतार लीजिएगा, यही मैं बार बार कह रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। तो देखिए आई से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर कुछ इस प्रकार है। आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति आकलन किया जाता है। आय क्या है? आय माने पैसा होता है। आय क्या है? आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश के आर्थिक स्थिति यानी कि पैसा कितना होता है, आर्थिक स्थिति का अलग आकलन किया जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसके नागरिकों की व्यक्तिगत सामाजिक आय, संपन्नता या विपन्नता की पहचान है। समग्र रूप से इसे प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय के रूप में मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो मुझे भरोसा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को रोक दीजिए और अपने कॉपी निकालिए और पेन निकालिए और इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी साथ में लिखते चलिए। जी हाँ, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को इन सभी प्रश्न याद है तो बहुत अच्छा है। अगर आप लोग को इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं पता है या याद नहीं है तो अभी भी मौका है, अभी तक भी याद नहीं किए हैं तो अभी तक याद कर लीजिए, अभी तुरंत याद कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। एटीएम क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बिहार मैट्रिक परीक्षा में, तो आप लोग सभी क्वेश्चन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर कुछ इस प्रकार है। एटीएम एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है। एटीएम क्या है? एटीएम एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है। यह एटीएम का
एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। जी हाँ दोस्तों, लिखा भी है। यह प्रसिद्ध बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। एटीएम का पूरा नाम स्वचालित टेलर मशीन है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? स्वचालित टेलर मशीन है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन या एटीएम शॉर्टकट में बोल दिया जाता है। यह मशीन 24 घंटे, आप लोगों को भी पता होगा, यह मशीन 24 घंटे अर्थात दिन रात रुपया निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करती है। भारत में सभी बड़े व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को यह सेवा प्रदान करते हैं। एटीएम प्लास्टिक का एक टुकड़ा है जिस पर ग्राहक का पिन कोड दर्ज होता है। आप लोग को भी पता होगा कि एटीएम प्लास्टिक का एक टुकड़ा है जिस पर क्या होता है? ग्राहक का जो पिन कोड रहता है वो दर्ज रहता है। एटीएम सुविधा प्राप्त ग्राहक के खाते में यदि रुपया है तो वह देश के किसी भाग में एटीएम के सहारे रुपया निकाला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एटीएम है तो आप किसी भी भारत के किसी भी कोने में अगर चले जाइए, अगर आपके पास एटीएम है तो आप वहाँ जाकर क्या कर सकते हैं? पैसा निकाल सकते हैं, अगर अकाउंट में रहे तब। ऐसा नहीं कि अकाउंट में नहीं भी पैसा रहेगा तो भी निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इसके लिए बैंक के अंदर नहीं जाना पड़ता, इसके लिए बैंक के अंदर नहीं जाना पड़ता है। लेटर बॉक्स की तरह यह बैंक के बाहर या सार्वजनिक जगहों पर लगा रहता है। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, 2 से 3 अंक तक पूरा फिक्स है कि आप लोग को मिल जाएगा, एक भी अंक कम नहीं होगा। अगर आप एटीएम के बारे में इतना जानते हैं तो लिख दीजिएगा, आराम से 2-3 मार्क मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। वास्तु विनिमय क्या है? वास्तु से वास्तु की अदला बदली वास्तु विनिमय कहलाती है। वास्तु से वास्तु का अदला बदली क्या कहलाती है? वास्तु विनिमय कहलाती है। यानी कि एक वास्तु दीजिए, आप गेहूं दीजिए और वो धान देगा, जिसको गेहूं का जरूरत है वो गेहूं ले लेगा और जिसको धान का जरूरत है वो धान ले लेगा। इसी वास्तु विनिमय का यही एक कहना है। वास्तु विनिमय का मतलब क्या है? वास्तु की अदला बदली वास्तु विनिमय कहलाता है। यह प्रथा तब प्रचलित थी जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब प्रचलित थी, अभी नहीं है। माना कि रामेश्वर के यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया गया है। माना कि रामेश्वर के पास गेहूं है और रहीम के पास कपड़ा। रामेश्वर को कपड़े की आवश्यकता है और रहीम को गेहूं की चाहिए। इस स्थिति में दोनों अपनी वास्तु का अदला बदली करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। जी हाँ, तो आप इन सभी प्रश्नों को पढ़िएगा, बहुत अच्छा है कि समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है। बचत क्या है? जी हाँ दोस्तों, बचत क्या है? तो बचत इस प्रकार है, इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। व्यक्ति अपने आय को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यय करता है। क्या करता है? व्यय, यानी कि काम करता है। वास्तव में व्यक्ति आय का अर्जन इसीलिए करता है किसी समय सीमा के अंदर व्यक्ति की आय यानी कि पैसा और व्यय यानी कि काम किया हुआ अंतर होता है, उसे बचत कहते हैं। जी हाँ, तो इसे निम्नलिखित सूत्रों द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। बचत बराबर आई माइनस व्यय का व्यय या आय व्यय बराबर बचत। अगर आप इतना माइनस कर देते हैं जो कमाते हैं और जो खर्च होता है उसको अगर बराबर कीजिएगा, जो बचत होगा वही बचत कहलाता है। इसका सिंपल भाषा में यानी कि आप जो कमाते हैं और जो खर्च हो जाता है उसको माइनस कर दीजिएगा, जो आपको बचता है वो क्या है? एक बचत है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है। मुद्रा की परिभाषा दें। जी हाँ दोस्तों, मुद्रा की परिभाषा दें। देखिए मुद्रा वह साधन है जो सरकार द्वारा जारी की जाती है और देश के सबके द्वारा मान्यता होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपके सरकार के लिए 10 रुपया है तो आपके लिए 5 रुपया, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए एक रंग है। यानी कि सरकार के लिए 10 रुपया है तो आपके लिए भी 10 ही रुपया है। इससे देश के किसी कोने में अपनी पसंद की कोई भी वस्तु खरीदी जा सकती है या आवश्यकता से अधिक वस्तु हो तो उसे बेची जा सकती है। प्रमुख अर्थशास्त्री क्राउथर का कहना है, जिस प्रकार यंत्र शास्त्र में चक्र का विज्ञान में अगिन का और राजनीति में मत का स्थान है, वही स्थान आज के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। अगर आपको पैसा है तो सब काम कर सकते हैं, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। आपको भी पता है मुद्रा का कितना महत्व है होना। अगर आपके पास मुद्रा है तो यानी कि पैसा है तो सब चिनेगा, नहीं है तो आपको कोई पहचानेगा नहीं, ऐसा होता है। आज मुद्रा के बिना मनुष्य का एक कदम भी चलना कठिन है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कहीं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है तो आप खाना पीना कुछ भी नहीं खा सकते। आपके पास पैसा है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है। स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको लोग को पता ही होगा कि स्वयं सहायता समूह
जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। तो जिसमें 15 से 20 महिलाएं मिलकर एक समूह बनाती है और अपनी बचत के रुपयों तथा बैंक से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों की पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह समूह विकास की गतिविधियों चलाकर गांव का विकास और महिला सशक्तिकरण में योगदान करता है। आप लोग को पता भी होगा जिसे लोन भी कहा जाता है। लोन उठा लीजिए, 15 से 20 ग्रुप बनता है और ग्रुप में जो पैसा दिया जाता है वो ग्रुप में एक बन जाती है हेड, और वही से पूरा होता रहता है, जिसे लोन भी कहा जाता है। आप लोग पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, मुझे भरोसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को। जी हाँ दोस्तों, अगर विस्तार से बताने लगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, समझे दोस्तों। तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन जो दिख रहा है उसे भी ऑल पर दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार है, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार है, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं। जी हाँ, तो देखिए सरकारी सेवा से इतर सेवा आम नागरिकों द्वारा खरीदी जाती है और वो गैर सरकारी सेवा कहलाती है। यानी कि आपके सरकारी सेवा से इतर, यानी कि सरकारी सेवा जो नहीं है, अगर सरकारी सेवा है वो आम नागरिकों द्वारा खरीदी जाती है, वो क्या है, एक गैर सरकारी सेवा है। कृषि क्षेत्र में काम करना पूर्णतः गैर सरकारी सेवा है। इसी प्रकार निजी कल कारखानों में काम करना तथा स्वरोजगार चलाना इत्यादि सब गैर सरकारी सेवा है। बस ट्रक टैक्सी जैसे यातायात सेवाओं तथा किसी डॉक्टर द्वारा निजी क्लिनिक चलाना, ये सब गैर सरकारी सेवा है। यानी कि तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। जी हाँ दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 10 नंबर और 11 नंबर रिपीट हो गया है, इसीलिए देखिए 11 नंबर स्वयं से था, ये रिपीट हो गया है, इसीलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, रोजगार तथा सेवा में क्या संबंध है। जी हाँ दोस्तों, रोजगार तथा सेवा में क्या संबंध है आपको बताना है। जी हाँ, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, रोजगार से तात्पर्य वैसे काम है जिसे कोई व्यक्ति अपनी पूंजी या बैंक से ऋण लेकर चलाता है। रोजगार से यह निश्चित नहीं है कि आय प्राप्त होगी ही, कारण कि इसमें कभी कभी घाटा भी उठाना पड़ता है। किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में काम करके आय प्राप्त करना सेवा है। सेवा आय निश्चित होती है, इसमें घाटा कोई आशंका नहीं रहती है। सरकारी अगर आपको नौकरी है, सरकारी जो भी काम कर रहे हैं, तो उसमें पैसा है कि फिक्स है कि मिलबे करेगा। लेकिन अगर आप निजी कुछ खोल लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप उसमें घाटा भी उठाना पड़ेगा, कभी फायदा भी उठाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का आंसर कुछ ये बताना चाहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ब्रह्मश्रुति किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ब्रह्मश्रुति किसे कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंध निमित्त सेवाएं स्वयं अपनी कंपनी के बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत संस्था या समूह से प्राप्त करती है, ऐसी सेवाओं को ब्रह्मश्रुति कहा जाता है। ये ब्रह्मश्रुति कहा जाता है। इसका मतलब है क्वेश्चन का उत्तर कुछ ये कहना चाहता है कि अगर आप अपने बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंध निमित्त सेवाएं स्वयं अपनी कंपनी के बजाय भारत में जो है वो कंपनी से नहीं लेकर दूसरा कंपनी से मिलजुल कर कुछ करना और स्कोरिंग करना, या सेवाएं ब्रह्मश्रुति कहलाता है। यह क्रिया प्रौद्योगिकी व्यापक प्रसार में काफ़ी महत्व की हो जाती है। जी हाँ, तो देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जब भी हम वीडियो लाएं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप 14 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं। निजी क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में पर पूर्ण रूपेण या असंतः अधिकार जमा लेना निजीकरण कहलाता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को चलाने में अपने अनुभवों को लाभ उठाते हुए उत्पादन का बढ़ाने का प्रयास करता है। यह नीति भारत सरकार द्वारा 1991 ईस्वी में उदारीकरण की नीति को लागू करते हुए लागू की थी। पढ़िएगा, बहुत
सिंपल है, सिंपल में लिखा गया है, इजी में आप समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके विस्तार से बताना शुरू कर दें तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों आपका समय बहुत कीमती है, इसीलिए हम समझते हैं कि आप लोग खुद से समझ लीजिए और इन्हें अपने कॉपी में उतार लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 को इस प्रकार है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, यह कब और क्यों स्थापित किया गया। विश्व व्यापार संगठन क्या है, यह कब और क्यों स्थापित किया गया। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, विश्व व्यापार, इसे इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, जिसे शॉर्टकट में WTO कहा जाता है। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसका उद्देश्य एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि मिला जुला है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता है। भारत में इसकी स्थापना जनवरी 1995 ईस्वी में की गई थी। भारत में कब स्थापना की गई थी, जनवरी 1995 में की गई थी। इसके संस्थापक राष्ट्र संघ के सदस्य रहे। अभी वर्तमान में 149 देश इस संगठन के सदस्य, कितने देश सदस्य हैं, 149 देश इस संगठन के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ध्यान रखिएगा। विश्व व्यापार का संगठन कहाँ है, तो जिनेवा में। ऑब्जेक्टिव भी ऐसे भी आ सकता है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्टिव में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, इसीलिए जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं या आप पढ़ देते हैं तो आप सोचा कीजिए कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्या पूछ सकता है। इसीलिए आप जरूर सोचा कीजिए कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है, तो आप ध्यान रखा करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को। जी हाँ दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मौद्रिक प्रणाली क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो वास्तु विनिमय प्रणाली में कभी कभी अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाया करती थी। फलस्वरूप वास्तु विनिमय यानी कि अदला बदली जो अभी हम पढ़े हैं, अभी जो तुरंत गया है, वास्तु विनिमय यानी कि अदला बदली जो प्रणाली था उसमें बहुत कठिनाई हो जाती थी। फलस्वरूप मुद्रा का आविष्कार हुआ। कब, उसके बाद क्या हुआ, मुद्रा का आविष्कार हुआ। अब लोग अपनी उत्पादित वस्तु बाजार में बेचकर मुद्रा प्राप्त करने लगे। मुद्रा प्राप्ति के बाद वो उस मुद्रा से अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदने लगे। इससे उन्हें अपनी पसंद की वस्तु खरीदने में आसानी हो गई। इस प्रकार मुद्रा से वस्तु की खरीद बिक्री मौद्रिक प्रणाली कहलाने लगे। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्रेडिट कार्ड क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनसे भी प्रश्नों पर अच्छी तरह से पकड़ बना लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्रेडिट कार्ड क्या है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। यह सुविधा एटीएम के पहले से ही लागू है। एटीएम जो अभी गए हैं, एटीएम से पहले से ही लागू है। इसमें ग्राहक के साख के आधार पर यानी कि विश्वास के आधार पर बैंक एक राशि निर्धारित कर देता है। क्रेडिट कार्ड धारी बैंक द्वारा निर्धारित राशि के अंदर किसी भी दुकान से या किसी भी व्यक्ति वस्तु या सेवा खरीद सकता है। वस्तु या सेवा विक्रेता उस कार्ड का नंबर कोड ले लेता है। क्रेडिट कार्ड धारी के खातों से रुपया अपने खातों में डलवा लेते हैं। इससे ग्राहक को लाभ की नकद रुपया लेकर घूमना नहीं पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्रेडिट कार्ड एटीएम की तरह रहता है, उसी में रहता है, एक कोड दिया जाता है, उसी में कोड दे दीजिएगा तो आप कोड नोट कर लेगा और इसी तरह से वो अपना पैसा ले लेता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। जी हाँ, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं। ये वो बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं। वित्तीय संस्थान उसे कहते हैं जो साख और ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। उदाहरण में बैंकों के नाम दिए जा सकते हैं। वित्तीय संस्थान उसे कहते हैं जो साख यानी कि साख और ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उदाहरण में बैंकों के नाम दिए जा सकते हैं। तो 2 से 3 अंक तक स्तरीय प्रश्न रहेगा, आप इतना भी लिख दीजिएगा तो अच्छे से अच्छे इनके मिल जाएगा, आपका अंक नहीं काटा जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका, उपभोक्ता क्या कौन है, संक्षेप में बताएं, यानी कि छोटा में बताएं, आप शॉर्टकट में बताएं। देखिए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, उपभोक्ता शब्द का अर्थ है कि उपभोग करने वाला। उपभोक्ता उपभोग करने के लिए ही वस्तु खरीदता है। इस कारण बाजार व्यवस्था में उपभोक्ता महत्वपूर्ण है।
देश में जो भी उत्पादन होता है वो उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही होता है। चिकित्सा सेवा, शिक्षा सेवा लेने वाला भी उपभोक्ता ही है। यदि हम टिकट खरीद कर रेल यात्रा करते हैं तो वहाँ भी हम उपभोक्ता ही हैं। यानी कि आप जो सामान खरीदते हैं आप क्या बने? उपभोक्ता बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो 20 नंबर भी रिपीट हो गया है। तो अगर आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन तक अच्छी तरह से पकड़ बना लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अच्छे से अच्छे स्कोर करना है तो आप इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में उतार लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर याद है तो बहुत अच्छे हैं, आप लोग इसी को रिवीजन करते रहिए। अगर याद नहीं है तो अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए, यही में से पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर सामाजिक विज्ञान में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं, हम आपको जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं आप उन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में उतार लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन जो दिख रहा है उसे भी ऑल पर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।